अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। दिस इज डॉक्टर हादी हियर। आज का टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो कि बायोटेक्नोलॉजी में ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसको आप शॉर्टकट में HGP लिख सकते हैं। ये है क्या? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस को डिटरमाइन करना। हमें पता है कि हर लिविंग बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस हर सेल के अंदर होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। यहाँ तक हम बार बार पढ़ चुके हैं। तो डीएनए के अंदर फिर छोटे छोटे यूनिट्स है न्यूक्लियोटाइड्स। वो जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो 4 तरह के होते हैं: एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, AGCT। तो अगर आप डीएनए के अंदर देखेंगे, डीएनए के अंदर आपको 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड नजर आएंगे: AGCT, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। और आप जैसे कि एक दीवार को आप देखते हैं कि जिधर दीवार के अंदर बहुत सारे ईंट लगे हुए होते हैं, ठीक है, ईंटें लगी हुई होती हैं, ब्रिक्स लगे हुए होते हैं। तो रिपीटिंग यूनिट्स जो है वो ईंट्स होते हैं। और इसी तरह से डीएनए के अंदर भी आपको रिपीटिंग यूनिट्स नजर आएंगे, इस तरह से एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड बेसेस। तो ये जो बेसेस हैं, इनकी सीक्वेंस बड़े स्पेशल तरीके से है और साइंटिस्ट ने इस तरफ बहुत ज़्यादा अपने आप को फोकस किया हुआ है कि वो पता लगा सके कि डीएनए के अंदर इनका सीक्वेंस किस तरह से है। तो अब इसका मेन पर्पस तो ये हुआ कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का असल मकसद है क्या चीज़। अब आपको आगे ये भी पता चलेगा कि इसका फ़ायदा क्या है, क्यों हम इंसान के डीएनए का सीक्वेंस मालूम करते हैं, इसका फ़ायदा क्या है, वो भी आपको लास्ट में बताएंगे एप्लीकेशंस में। तो अब हम आते हैं, सबसे पहले ये जो एक सोच है कि हम इंसान के डीएनए का सीक्वेंस मालूम करेंगे, ये जो एक सोच है, इसको सबसे पहले एक शख्स ने बतौर डायरेक्टर इस काम को शुरू किया। और वो कौन था? वो था वाटसन, जो आपको याद होगा, जिसने डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था। वो जो शख्स था वाटसन, उसने इस प्रोग्राम का डायरेक्टर था शुरू में। और इसका जो डेट है वो है 1984। ये आप लोगों ने यहाँ पर जो है इसके साथ ये डेट आपने याद रखना है कि सबसे पहले जो HGP का जो डायरेक्टर था, जो शख्स था जिसने इसको स्टार्ट किया था, वो वाटसन था। अब यही जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, इसके वक्त के साथ साथ इसके नाम चेंज होते गए। असल नाम, टाइटल तो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, टाइटल तो है, लेकिन इसमें कुछ नए टर्म्स भी आ गए। वो जो नए टर्म है वो कौन है? वो है NHGRI। यहाँ पर मैं लिखता हूँ NHGRI। USA में, अमेरिका में एक इदारा बना जिसका मकसद था कि इंसान के अंदर जो डीएनए है उनका सीक्वेंस फाइंड करे। अमेरिका के अंदर था, ठीक है, सिर्फ एक मुल्क था जिसने इस पर काम शुरू किया। तो उस वक्त इसका नाम था नेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल जो है वो बहुत सारे ममालिक को कहते हैं, नेशनल एक ही मुल्क के अंदर, नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो क्या था इसका नाम? नेशनल ह्यूमन जीनोम आर से रिसर्च, आई से इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये एक इदारा बना, ये कहाँ से? USA में, ठीक है, USA के अंदर ये इदारा बना जिसका काम यही था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? 6 ममालिक, 6 कंट्रीज ने
इस पर काम करना शुरू किया, 6 कंट्रीज। तो ठीक है, ये जिस तरह इंटरेस्टिंग होता हुआ ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो, तो बहुत सारे ममालिक ने एक साथ एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया कि हम सब मिलकर इस पर काम करें, इस पर ज़्यादा खर्चा लगे। ठीक है, मोर देन 3 बिलियन जो है वो पैसा खर्च हुआ है इसके ऊपर। तो वो 6 ममालिक जो थे, वो जो 6 ममालिक थे वो कौन कौन से थे और उनका प्रोग्राम का नाम क्या था? अच्छा, यूएसए का जो था वो था 1997। ठीक है, यूएसए में जो था वो था 1997, स्टार्ट हुआ था 1984, फिर थोड़े से ईयर्स के बाद 1997 यूएसए में इसकी स्टार्ट हुआ था। अब जो 6 ममालिक आ रहे हैं वो फिर क्या बना रहे हैं? जो 6 कंट्रीज हैं, 6 कंट्रीज कौन कौन से हैं? 6 कंट्रीज, उसमें पहला है यूएसए, यूके यूनाइटेड किंगडम, और इसके साथ ही आपका जापान है, इसके साथ ही आपका चाइना है। ठीक है, एंड देयर इज वन मोर कंट्री, फ्रांस है, एक और भी था जिसका नाम है। 6 कंट्रीज है जिन्होंने मिल के इस पे काम शुरू किया। वो जो 6 कंट्रीज ने इस पे काम शुरू किया उन्होंने भी एक नाम दिया इसको। ठीक है, वहाँ पर जो नाम था वो था IHGSC, IHGSC, ये था उस इदारे का नाम। अब यहाँ पर I जो है, I किसको शो कर रहा है? इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल, H फॉर ह्यूमन, G फॉर जीनोम, ह्यूमन जीनोम, S से मुराद सीक्वेंसिंग। ठीक है, S से मुराद सीक्वेंसिंग, C से मुराद कंसोर्टियम। तो ये था इंटरनेशनल ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्टियम। काफ़ी ज़्यादा खर्चा अब आया, इन्होंने इस पर काम शुरू किया। तो इनके काम के बदौलत स्लोली एंड ग्रेजुअली 2026 जून साइंस की तारीख में ये बहुत मशहूर डेट समझा जाता है। 26 जून 2000, ये जो तारीख है इसको बहुत मशहूर तारीख कहा जाता है, क्योंकि इस डेट को उन्होंने, साइंटिस्ट ने एक डेटा जो है इसको जारी कर दिया, ह्यूमन जीनोम के मुताबिक के बारे में उन्होंने एक डेटा जारी कर दिया। वो जो डेटा था उसकी थोड़ी बहुत समरी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इतने ममालिक के साइंटिस्ट ने जब काम शुरू किया तो उन्होंने हमें कौन कौन से मालूमात प्रोवाइड किए, कौन कौन से इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड किए, और फिर इन इंफॉर्मेशंस की बदौलत हमें क्या क्या एप्लीकेशंस मिले। बस यही लेक्चर का हिस्सा होगा। तो आइए, मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किया हुआ, ठीक, कुछ लिखे हुए पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं, वो मैं आपको साथ साथ आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है कि इंसान के अंदर जो डीएनए है, न्यूक्लियस के, खासकर न्यूक्लियर डीएनए की हम बात करेंगे। ठीक है, डीएनए आपके माइटोकॉन्ड्रिया में भी है। जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो आप समझिए टोटल आपका 100% डीएनए है। उस 100% डीएनए में हम लोगों ने जब काम शुरू किया, जब इन्होंने सीक्वेंसिंग हमने की, तो हमने क्या किया, हमने 90% डीएनए के हमने सीक्वेंसिंग कर दिया, 90%। तो इस फर्स्ट वन कितना बच गया? 10% जीनोम। अच्छा, जीनोम क्या है वैसे मैं बताऊँ, ये आपके सेल के अंदर जितना भी डीएनए है, इसके अंदर जितनी भी जीन्स है, कुल मिला के उसको बोलते हैं जीनोम। अच्छा, वो मुझे अभी याद आया कि यार ये जीनोम क्या है। जीनोम कोई भी मसला नहीं, ये डीएनए जो ओवरऑल जो टोटल डीएनए है, टोटल जीन्स जो एक सेल के अंदर है, दैट्स कॉल्ड जीनोम, या वो एक सिंगल सेल जानदार के अंदर है, उसको भी आप जीनोम कह सकते हैं। तो 100% नहीं हुआ, 90% हुआ, रिमेनिंग 10% अभी तक नहीं हुआ। वो उसको क्या बता रहे हैं कि ये जो है ये क्रोमोसोम के लास्ट में आ रहा है। मिसाल के तौर पर अगर ये क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम का जो एंड पॉइंट है लास्ट में, जैसे कह टेलोमर, टेलोमर के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस है उनके अंदर थोड़ी सी डिफिकल्टीज फेस होती है, जिसको हम सीक्वेंस नहीं कर पाए, लेकिन 90% जो है वो हमने सीक्वेंस कर दिया। सवाल, किन किन तरीकों से, कौन कौन से अप्रोचेज है जिसकी मदद से हम डीएनए की सीक्वेंसिंग करते हैं? इससे पहले मैं इस पर लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूं। कौन कौन से मेथड्स हैं? वो है आम डीएनए सीक्वेंसिंग, जिस पर एक लेक्चर हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, हाउ द डीएनए इज सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंसिंग। इसके अलावा आप इसको प्रोब, डीएनए प्रोब से भी आप कर सकते हैं, क्लोनिंग इन अ वेक्टर भी आप उससे कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक लास्ट भी है, वो है पीसीआर। पीसीआर पे भी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ।
और भी बहुत सारे तरीके, लेकिन ये चंद मशहूर तरीके हैं जिससे हम सीक्वेंसिंग करते हैं। और आज के लेक्चर में इसकी जरूरत है नहीं कि किस तरह आप सीक्वेंस करते हैं, सीक्वेंसिंग ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, बहुत सारे तरीके आ चुके हैं। चलिए नाउ ये आपका पहला पॉइंट है, 90% ह्यूमन जीनोम को हम लोगों ने सीक्वेंस किया हुआ है, सो हैव बीन सीक्वेंस्ड। ये पहला पॉइंट आपको हो गया। अब जब हमने सीक्वेंस किया तो हमें मजीद क्या क्या मालूमात मिली कि एक इंसान के अंदर जो एक न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वहां पर 3.2 बिलियन बेस पेयर्स मौजूद होते हैं। 3.2 बिलियन बेस पेयर्स। ये देखिए, अगर आप कहते हैं कि ये आपका डीएनए है, ठीक है, ये आपका डीएनए है, डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। आपको यह भी मालूम है कि जिस स्ट्रैंड पर कहीं पर अगर एडेनिन लगा हुआ है तो उसके अपोजिट साइड पर क्या लगा हुआ होगा, थाइमिन लगा होगा। ये तो हमें पता है कि डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस तरह से लगे होते हैं। तो ये जो एक जोड़ा है दिस इज कॉल्ड बेस पेयर। इस तरह बहुत सारे बेस पेयर्स हैं, इस तरह बहुत सारे बेस पेयर्स हैं, ठीक है, GCAT वगैरह वगैरह। तो ये जो बेस पेयर्स है ये कितने ही थे जब हमने इस पे काम किया, 3.2 बिलियन बेस पेयर्स मौजूद हैं, ठीक है। पहला नॉलेज कि इनको हमें याद रखना चाहिए कि नंबर को 3.2 बिलियन, मिलियन नहीं, ठीक, मिलियन बहुत छोटा है, बिलियन। ओके, ये जो सारा का सारा डीएनए है एक सेल के अंदर, इस डीएनए का सिर्फ 1.1 से लेकर 1.5% है, ऑलमोस्ट 1.5% डीएनए वो प्रोटीन को कोड करता है, प्रोटीन को कोड करता है। मतलब आपकी बॉडी में जितने भी प्रोटीन है, ये सारे के सारे प्रोटीन, पहले साइंटिस्ट ये सोच रहे थे कि इंसान की जिस्म में 80,000 के आसपास डिफरेंट प्रोटीन्स हैं। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है इसके जो जीन्स होंगे वो हमारे पास कितने होंगे, 80,000 के आसपास होंगे। लेकिन बाद में पता चला कि इंसान के डीएनए के अंदर 20,000 से लेकर 40,000 तक के जीन्स प्रोटीन को कोड करते हैं। फर्दर हमें पता चला कि ये 1900 से लेकर 20,000 तक जीन्स है, प्रोटीन को कोड करते हैं। तो ये आस्ता से बार नंबर चेंज होता गया। सो बहरहाल हम ये कहेंगे कि 1900 से लेकर 20,000 तक जीन्स होते हैं, या 30,000 बास बुक्स बताते हैं 20 से 30,000 तक जीन्स होते हैं। 20 to 30,000 जीन्स होते हैं जो सिर्फ प्रोटीन को कोड करते हैं। जीन्स की तादाद तो बहुत ज्यादा है, मिलियंस बिलियंस में है। तो सिर्फ जो प्रोटीन को कोड करते हैं वो वाले जीन्स जो है वो हमारे पास कितने परसेंट है, 1.1 to 1.5% जो है ये आपका प्रोटीन कोड करते हैं, ठीक है। सो ये था जीनोम फॉर द प्रोटीन। उसके बाद आपको पता है कि डीएनए के अंदर, मिसाल के तौर पर ये आपका एक डीएनए है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये डायग्राम भी आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, फिर इस पॉइंट पर बाद में आता हूँ, ठीक है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद 4th पॉइंट में आपको आ जाता हूँ। जो इंसान के अंदर जो जीन बेस पेयर्स है, मैंने आपको क्या बताया था, 3.2 बिलियन बेस। ये जो 3.2 बिलियन है ये 3,200 मिलियन बेस के बराबर है, ठीक है। 3.2 बिलियन इज इक्वल टू 3,200 मिलियन MB, मिलियन बेस पेयर्स, राइट। सो यही पॉइंट यहां पर आप दोबारा देख सकते, 3.2 बिलियन 3,200 मिलियन बेस पेयर्स ओवरऑल जो इंसान के डीएनए के अंदर है। इनमें से मजे की बात, बहुत ज्यादा सोचने वाली बात, सिर्फ और सिर्फ 48 मिलियन बेसिस, ओनली 48 मिलियन बेसिस ये काम के जीन्स है, वर्किंग जीन्स है, जो काम कर रहे होते हैं, फंक्शनल जीन्स होते हैं। बकाया कितने बच गए आप बताओ। अब 3,200 से 48 को माइनस कर दे, जो बच गए कितने सारे बेसिस है, मिलीबेस, वो सारे के सारे इंटरजेनिक डीएनए है या फिर
रिलेटेड जीन सीक्वेंसेस होते हैं। इंटरजेनिक डीएनए को हम लोग जंक डीएनए भी कहते हैं। व्हाट इज मीन बाय दिस जंक डीएनए? मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं, ये एक डीएनए है, लेट्स सपोज ये पूरा का पूरा एक डीएनए में सिंगल स्ट्रैंड आपके आसानी के लिए लिख रहा हूँ। इसमें यहाँ से तय कर लिया था कि ये एक जीन है, फिर ये दूसरा जीन है, फिर ये तीसरा जीन है। ये जो पहला जीन है और दूसरा जीन है, पहला जीन और दूसरे जीन के दरमियान कुछ आपको डीएनए नज़र आ जाएगा, जो जीन के बीच जो डीएनए है, दिस डीएनए, ये जो दो जीन्स को आपस में मिला रहा है, दिस इज कॉल्ड इंटरजेनिक डीएनए, और इसको आप जंक डीएनए भी कह सकते हैं। ये यानी ये आगे जंक। और रिलेटेड जीन सीक्वेंस में आपका इंट्रॉन आ रहा है। इंट्रॉन क्या है? एक ही जीन, ये लेट्स अब आप उठा के ये एक ही जीन आप उठा लीजिए, ये वाला जो एक जीन है, इस एक ही जीन के अंदर आपको कुछ काम के हिस्से नज़र आएंगे, कुछ यूजलेस पार्ट आपको नज़र आएंगे। अब आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर है, ये एक ही जीन है, इसके अंदर काम के हिस्से हैं और यूजलेस पार्ट है। वो जो काम वाला है इसका एक्सॉन, और जो यूजलेस इसका इंट्रॉन्स। तो ये जो इंट्रॉन्स हैं इनको हम रिलेटेड जीन सीक्वेंस कहते हैं, इंट्रॉन्स। तो अब जब आप देख सकते हैं कि इतना सारा डीएनए में 3200 मिलियन बेस पेयर्स में से ओनली 48 मिलियन बेस पेयर जो है वो काम के जीन है। बाकी सारे के सारे या तो इंटरजेनिक जंक, फालतू डीएनए सारा का सारा, मतलब ऐसा है क्योंकि फंक्शन में मालूम ही नहीं कि व्हाट इज गोइंग ऑन, ये क्या है, रिलेटेड जीन सीक्वेंस, ये इंट्रो में आते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी मजे की बात है। और ये जब हमने देखा कि यार ये सिर्फ 48 मिलियन बेस पेयर्स हैं जो फंक्शनिंग जीन्स है, जो हमने अभी तक आइडेंटिफाई किया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इतना सारा डीएनए में जस्ट हमने 3% डीएनए के काम को हमने पहचान लिया हुआ है। 97% डीएनए आपका अभी तक अननोन फंक्शन है कि क्या है ये, इसका फंक्शन क्या है, वी डोंट नो। बहरहाल अच्छा हुआ ये डायग्राम आपको मैंने समझा दिया कि आपका जो टोटल डीएनए है वो इतना बेस पेयर्स है, इसमें काम का ये है, बाकी सारा का सारा जंक है, यूजलेस पार्ट है। चलिए जनाब, ये तो हो गया आपका। अब ये पॉइंट ऑलरेडी क्लियर हो गया कि आपका जो टोटल डीएनए है उसमें 24% एक बहुत बड़ा परसेंटेज है। 24% उसमें इंट्रॉन्स, वो फालतू पार्ट्स है। ठीक है, 24%। एवरेज जीन, अब आप देखें अगर ये आपका एक डीएनए है तो उसमें फिर ऐसा भी होगा कि कोई जीन इतना सा होगा, इतना साइज होगा, तो बाज़ जीन इतने थोड़े बड़े होंगे, कुछ दरमियाना साइज होंगे, डिफरेंट साइज के जीन होंगे। अच्छा, जीन क्या है? डीएनए के अंदर जो सेगमेंट है, डीएनए के अंदर जो टुकड़ा है, उस एक टुकड़े को आप जीन कहते हैं। अब एवरेज जब आप लगाएंगे, जब हमने एवरेज लगाया, हमने बहुत सारे जीन का हमने एवरेज निकाला, तो एवरेज जीन के अंदर हमें 3000 बेसिस मिल गए। 3000 बेसिस एवरेज जीन का। ठीक है, अब हम आते हैं, अगर एवरेज जीन में 3000 बेसिस है तो सबसे बड़े जीन में कितने हो सकते हैं? डिस्ट्रोफिन एक जीन का नाम है और ये बॉडी का सबसे लार्जेस्ट जीन है। बॉडी के अंदर जो आपके इंसान के बॉडी के अंदर जो बहुत ज़्यादा जीन्स होते हैं, उनमें से जो सबसे बड़ा जीन हमें आजकल पता चला, पहले मालूम नहीं था कि बड़ा जीन कौन सा है। बिकॉज ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमें पता चला कि जो सबसे बड़ा जीन है इसका नाम है डिस्ट्रोफिन, और उसके अंदर कितने पता है कितने बेसिस पेयर्स हैं? 2.4 मिलियन बेस पेयर्स है, बिलियन नहीं है। ठीक है, मिलियन बेस पेयर्स सिर्फ इस एक जीन के अंदर है। ओवरऑल जीन में एवरेज 3000 बेसेस होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा जीन है उसमें 2.4 मिलियन बेस पेयर्स होते हैं। अच्छा, इसी प्रोजेक्ट की मदद से हमने ये भी देखा कि सबसे बड़ा क्रोमोसोम कौन सा है। इंसान के अंदर तो 46 क्रोमोसोम है, 1 से लेकर 46 तक। उनमें सबसे बड़ा क्रोमोसोम जो है क्रोमोसोम नंबर 1 है। क्रोमोसोम नंबर 1 इज द लार्जेस्ट क्रोमोसोम, और उसके अंदर कितने जीन्स होंगे? बिकॉज
क्रोमोसोम डीएनए से मिलकर बना हुआ है और जीन तो डीएनए के अंदर है। इसका मतलब है जीन क्रोमोसोम के अंदर मौजूद है। तो हर क्रोमोसोम के अंदर जीन मौजूद होंगे। अब क्रोमोसोम नंबर 1 में कौन कौन से जीन होंगे या कितने होंगे? दैट इज 2968 जीन्स क्रोमोसोम नंबर 1 के अंदर है। इंसान का जो क्रोमोसोम नंबर 1 है उसमें 2968 ऑलमोस्ट 3000 जीन्स। तो आप खोपड़ी में इस नंबर को आप रख सकते हैं। अच्छा, डीएनए पर काम करते करते हमें यह भी पता चला कि डीएनए के अंदर रिपीटेड सीक्वेंस काफ़ी ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर मैंने एक वीडियो उस पर रिकॉर्ड किया हुआ है, जो सैटेलाइट डीएनए है, मिनी सैटेलाइट डीएनए है, ठीक है, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए है। वहाँ पर एक लफ्ज़ था रिपीटेड सीक्वेंस। मिसाल के तौर पर ये डीएनए है, यहाँ पर लिखा हुआ है एडेनिन, फिर लिखा हुआ है ग्वानिन, फिर साइटोसिन, फिर ग्वानिन, AGCCG, ये एक सीक्वेंस है। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि इस तरह का सीक्वेंस फिर से रिपीट हुआ है, AGCCG। इस तरह के 5 कहीं पर रिपीट हो, कहीं पर 3 में रिपीट हो रहा है। मिसाल AGC, कहीं पर AGC 100 टाइम, 50 टाइम, जितना टाइम वो रिपीट हो रहे होते हैं। हमने डीएनए के अंदर इस तरह के रिपीट्स बहुत ज़्यादा देखे, और वो जो रिपीटेड डीएनए है इनका हमने नाम भी दिया था, VNTRs, STRs, ठीक है, SNPs। ओह माय गॉड, एक और चीज़ भी अब मुझे याद आया जो कि मुझे बिल्कुल पहले कहना चाहिए था, कि दुनिया में जितने भी इंसान मौजूद होते हैं, ज़ाहिर हर शख्स के अंदर डीएनए होता है। अगर इन तमाम के तमाम इंसानों का डीएनए आप उठाएंगे तो वो तमाम इंसानों का डीएनए बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ सिमिलर है, बहुत ज़्यादा। बहुत कम ऐसा परसेंटेज जिसमें ये एक शख्स का डीएनए दूसरे से डिफर करता है, जस्ट अ स्मॉल फ्रैक्शन में डिफर करता है। वो जो स्मॉल फ्रैक्शन है उसमें वो किस तरह, वो है SNPs। S का मतलब है सिंगल, N से मुराद न्यूक्लियोटाइड, P से मुराद पॉलीमार्फ। यानी एक शख्स है, उसका आपने डीएनए उठा लिया, और ये दूसरा शख्स, इसका भी आपने डीएनए उठा लिया। अब आप यहां पर देखिए AGCCG लिखा हुआ है, ठीक है। अब दूसरा शख्स है, उसमें भी आपको इस तरह से नजर आएगा AGCCG, फिर इस तरह से AGC मतलब रिपीट, एक ही न्यूक्लियोटाइड में। देखो ये सारे के सारे सेम है ना, सेम है, ये देखो ये सब के सब सेम है, लेकिन एक जगह ऐसा नजर आएगा कि अगर यहाँ पर इस शख्स में यहाँ पर अगर T लगा हुआ है, तो इस शख्स का जो डीएनए है, इस शख्स के डीएनए में यहाँ पर कोई और चीज़ लगा होगा, ग्वानिन लगा होगा। मतलब इतना छोटा सा डिफरेंस आएगा। और ये भी कहते हैं कि हर 500 एवरी 500 बेसिस, 500 बेसिस के बाद इस तरह का एक चेंजेबल नंबर आ जाता है, इस तरह का एक पॉलीमार्फ आ जाता है। फिर इस तरह से सेम, फिर एक शख्स का दूसरे शख्स का, इंसानों का जो सीक्वेंस है फिर से सेम सबका सेम, बाद में उधर जाकर एक न्यूक्लियोटाइड वो डिफर करा होगा। तो इसको क्या कहते हैं, इसी एक न्यूक्लियोटाइड की वजह से एक शख्स दूसरे से डिफर है। हालांकि हमने इस पर एक बात ये भी जिक्र किया था कि हमारे पास वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीट्स होते हैं, VNTRs है या STRs है। खासकर इसमें STR बहुत ज़्यादा मशहूर है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमार्फिज्म। ये दुनिया के तमाम लोग एक दूसरे से अगर डिफर कर रहे होते तो दैट इज बिकॉज ऑफ द SNPs। और आज तक हमने तकरीबन 3 मिलियन SNPs हमने डिस्कवर किए हुए हैं इस तरह के, जिनमें से हाफ तो हम लोग नोन है, हमें पता है, ठीक है। सो बहरहाल ये आपको मैंने SNPs बता दिया। रिपीटेड सीक्वेंस जिसकी बात चल रही थी, रिपीटेड सीक्वेंस का इंसान के डीएनए के अंदर जो रिपीटेड सीक्वेंस है वो कितना बना,
3% डीएनए, कितना बहुत बड़ा परसेंटेज, वो सिर्फ रिपीट सीक्वेंस है, ठीक है। अच्छा, देन 97% नो नोन फंक्शन। ये बात अभी भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इंसान का जब हमने डीएनए पर काम शुरू कर दिया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, 97% डीएनए अननोन फंक्शन में आता है, 3% आपने कहा किया। तो मैं हैरान हूं कि इंसान इतना सारा रिसर्च के बाद इतना सारा टाइम गुजरा। हम लोग अभी इस वक्त जो है 2020 चल रहा है, अभी 21 आ रहा है, इस यहाँ तक हम जस्ट 3% काम कर चुके, बाकी 97% डीएनए अभी तक नो नोन फंक्शन का पता ही नहीं है कि इसका काम क्या है। हम कहते हैं कि नो नोन फंक्शन, लेकिन ये तो खालिक को पता है, क्रिएटर को, जो बनाया इंसान को, किस तजस्सुस से इंसान को बनाया उसको पता है, ठीक है। लेकिन हम काम कर रहे होते हैं, इंसान ने इसको दिमाग दिया हुआ काम करते, कितना इल्म, कितना नॉलेज हम गेट कर सकते हैं। डीएनए डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन। अच्छा, एक शख्स दूसरे शख्स, बहुत सारे लोगों के बीच, मतलब हमने कहा था डीएनए सेम है, एक जैसा है, थोड़ा सा परसेंट डीएनए डिफर करता है एक शख्स का दूसरे शख्स से, जिसे हमने इधर एसएनपीज में मैंने बताया था। वो कितना परसेंट है? वो है 0.2%, यानी 0.2%। 99.98% दुनिया जहां के इंसानों का डीएनए आपस में एक जैसा है। तमाम के तमाम लोग जो दुनिया में हैं उनका डीएनए 98 से 99% जो है वो सिमिलर है, एक दूसरे के साथ सिमिलर है। लेकिन सिर्फ 0.2% में एक शख्स दूसरे शख्स से डिफरेंट है, और यही डिफरेंसेस की वजह से हम एक दूसरे को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देखो, मेरी शक्ल उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, उससे दूसरी दुनिया में मिलते जुलते लोग तो हैं, लेकिन वो शक्ल डिफरेंट है। माँ सिवाय आइडेंटिकल ट्विंस के, आइडेंटिकल ट्विंस का ये डिफरेंस भी ख़त्म। वो दो भाई जो है, दो बहन होते हैं, वो 100% एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, और यही 0.2% है जिसकी मदद से हम लोग चोर को, डाकू को, कातिल को, रेपिस्ट को पहचान सकते हैं। इस पर भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, हाउ टू आइडेंटिफाई द मर्डरर। और मजीद हमें कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर मिले। 3 मिलियन, जिसे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि जो SNPs है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ये इंसान के डीएनए में कितने हैं? 3 मिलियन सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है, इस तरह के सीक्वेंसेस हैं। अब इंसान का जो डीएनए जब हमने देखा, फिर हमने चिंपैंजी बंदर का डीएनए भी हमने निकाला। ये इंसान और बंदर का डीएनए जो था वो एक दूसरे के साथ सिमिलर था। कितना सिमिलर था? 98% सिमिलर था। इंसान का डीएनए बंदर के डीएनए से 2% में डिफर कर रहा था। तो ये भी इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें पता चला, क्योंकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में न सिर्फ इंसान को, मेन टारगेट तो है इंसान को सीक्वेंस करना, उन्होंने साथ साथ बाकी जानवरों को भी इसमें उठा लिया, ठीक है। ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, बंदर भी देख लिया, उठा लिया इसको। और साथ ही साथ इंसान के डीएनए के अंदर ऐसे 200, मतलब थाउजेंड्स में जीन्स होते, उनमें 200 ऐसे जीन थे, 200 ऐसे जीन्स थे जो कि बैक्टीरिया के साथ मिलते जुलते थे, रिलेटेड टू बैक्टीरिया। मतलब जो जीन्स बैक्टीरिया के अंदर थे वही जीन्स हमारे बॉडी के अंदर भी है। वो कितने थे? वो 200 जीन्स हैं जो हमारे और बैक्टीरिया के अंदर कॉमन है। ये भी आपके पास आ गया। अब कितना सारा मेहनत किया हुआ है इन लोगों ने, अब तो मानना पड़ेगा, तो काफ़ी पैसा भी यहाँ पे खर्च हुआ है। और ये दुनिया का ये जो टॉपिक है जब तक चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी में या ह्यूमन जीनोम में, दुनिया का ये सबसे एडवांस फील्ड है, मोस्ट एडवांस, लेकिन ज़्यादा खतरनाक भी है। अच्छा, अब अगर हम इंसान के डीएनए, जैसे बात चल, इंसान का डीएनए जो जीनोम अगर हम उसको उठाएं, सिर्फ एक न्यूक्लियस के अंदर जो अगर हम उसको उठाएं, तो ये जो आपने कहा था कि इसके अंदर 3200 मिलियन बेसिस जो है, 3200 मिलियन बेसिस, अगर हम इनको किताब में लिखना शुरू करें, पेज पे लिखना शुरू करें, और उस एक बुक के अंदर 1000 पेजेस हो, तो आप कितने बुक्स बनाएंगे इंसान के ये जो बेसिस है, अगर उस पर लिखते जाएंगे तो कहते हैं इससे आपको 200 किताबें मिल जाएंगी, 200 बुक्स। हर किताब में 1000 पेजेस हैं, इस तरह के 200 किताबें आपको मिल जाएंगी जब आप लिखते जाएंगे ये जो बेसिस है, 200 बुक्स, ठीक है। इसके अलावा अगर
आप इंसान के डीएनए का ये जो अंदर जो सीक्वेंस है GCAGTT, अगर आप उसको रिसाइट करोगे ना, जैसे आप बोलते ही जाओगे, रिसाइट करोगे किस तरह, 1 सेकेंड में 1 अल्फाबेट, ऐसे GCCGA, ठीक है। पता है आपको कितना टाइम लगेगा कि आपको पूरा जो डीएनए है आप उसको कंप्लीटली रिसाइट करोगे। तो कहते हैं आपको रोजाना अगर आप 24 घंटे बैठोगे, 24 आवर्स, तो आपको 100 साल लगेंगे, 100 ईयर्स। 24 आवर्स आप पढ़ेंगे AGCTCGC, 24 आवर्स बैठ के या खड़े होकर आप बोलते जाएंगे, 100 साल गुजरेंगे आपके ऊपर, तब जाकर ये खत्म होएगा, इतना सारा। और अगर एक टाइपिस्ट को आप देंगे जो टाइप कर रहा हो, जिसका स्पीड 1 मिनट में 60 वर्ड्स हो, ऐसा शख्स जो 1 मिनट में 60 वर्ड्स टाइप कर सकते हो, टक 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 टक, राइट। उसको अगर आपको कि इंसान का जो डीएनए के अंदर जो सीक्वेंस है उसको जरा पेज पे लिखते जाओ, उसको 50 साल लग जाएंगे, 50 ईयर्स लग जाएंगे, राइट, अगर वो टाइप करता जाएगा। और वो भी अगर 24 आवर्स बैठ जाए, ठीक है। तो इस तरह से देन टाइपिंग भी हो गया, ठीक है। या मैंने शॉर्टकट लिखा हुआ है, ठीक है। टाइपिंग तो आपको मैंने समझा दिया कि इट विल टेक 50 ईयर्स, और अगर इसका स्पीड जो है वो 60 सेकेंड, तो ये आप खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग सारे मुझे सुन रहे हैं, और ये बड़ी मजे की बात है। लास्ट पॉइंट, अगर हम इंसान का, लेट्स सपोज यहां से तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये एक इंसान के अंदर आपने सिर्फ एक सेल उठाया था ना, अगर आप इंसान के अंदर जितने भी सेल्स है, वो तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, अगर आप एक इंसान के तमाम बॉडी के अंदर तमाम सेल्स निकाले, हर सेल में न्यूक्लियस निकाले, हर न्यूक्लियस से डीएनए निकाले, एक न्यूक्लियस से डीएनए नहीं निकाले, हर सेल के अंदर जितने भी डीएनए, सब का सब डीएनए आप निकाले, तो आपको कितना बड़ा लंबा धागा मिलेगा, कितना बड़ा लंबा धागा मिलेगा। वो धागा कितना होगा, ये जरा देखें, ये आपकी जमीन है, दिस इज योर अर्थ, और यहां पर क्या है, सन है, ये सूरज है। तो वो जो धागा होगा वो इतना बड़ा धागा बन जाएगा कि अर्थ से सूरज तक आएगा, और सूरज तक वापसी अर्थ तक आएगा, इतना बड़ा धागा। और कितना टाइम, 600 टाइम। ये आप हैरान हो जाएंगे। दिस इज अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ सत्यनारायण, 600 टाइम। और इतनी लंबी रस्सी, आप धागा आप समझे, वो जो है उससे बन जाएगा। तो मैं हैरान हूं कि इंसान के अंदर इतना सारा नॉलेज, इतना सारा डेटा जिसने भी रखा होगा वो इंसान नहीं हो सकता। ये कोई बहुत ज्यादा स्पेशल किस्म का पावर होगा जिसने इंसान के अंदर, एक किसी छोटे से इंसान के अंदर, छोटे सेल के अंदर इतना सारा नॉलेज रखा हुआ है, और हम उस नॉलेज का अभी तक 3% भी कवर नहीं कर चुके हैं। बाकी तो दिस इज द रोल ऑफ द क्रिएटर, वी कॉल्ड अल्लाह, सम कॉल्ड गॉड, राइट। तो इन चीज़ों को पढ़ते पढ़ने से इंसान का अकीदा भी स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि हमें सबको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट में हम आते हैं इसके एप्लीकेशन की तरफ, ठीक है। इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। इतना सारा मेहनत हम लोगों ने किया, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, इतना सारा डेटा आ गया, तो भाई इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ये हमारे किस काम के एप्लीकेशंस ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है अंडरस्टैंडिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड फंक्शन। ये पहला है। फंक्शन ऑफ व्हाट, फंक्शन ऑफ द जीन। देखो, अगर आप क्रोमोसोम उठाएंगे तो वहां पर आपको डीएनए तो नजर आ जाएगा। अब डीएनए के अंदर ये देखना है कि कौन सा जीन है, आइडेंटिफाई करेगा, हाँ ये जीन। अब तो पता है कि कहीं पर तो ऐसे जगह है जहां पर तो पता ही नहीं चल गया जीन है, वो तो सारा रिपीट सीक्वेंस है, और कोई जंग डीएनए है। तो पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि यार ये जो है, ये इलाका, ये टुकड़ा जीन है, वो जीन नहीं है, पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई के बाद
हम ये देखेंगे कि अगर ये जीन है तो फिर इसका फंक्शन क्या है, ये कोई एंजाइम बना रहा है, ये कोई प्रोटीन बना रहा है, ये क्या कर रहा है, ये किस चीज का जीन है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ द जीन, ये इस प्रोजेक्ट का मकसद है। और हमने इंसान के डीएनए के अंदर तमाम के तमाम जीन को तो आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ है ना, उनका फंक्शन काम जारी है, लेकिन बहुत सारे जीन्स को हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है, बहुत सारे, क्योंकि इस लेक्चर में सिर्फ आपको समरी बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन है हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो दिस ये पहला है। इसके बाद दूसरा जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स। पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स, पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स का मतलब यह है कुछ ऐसे बीमारी है जिसके पीछे जीन इन्वॉल्व हो, क्योंकि जेनेटिक डिजीज हो। जैसे कि आजकल बोलते हैं ब्लड प्रेशर जो है फैमिलीज में आ रहा है, और ब्लड प्रेशर जो है जीन के साथ रिलेटेड है। जो लोग ब्लड प्रेशर, तो उसका अपना जीन भी होता है, तो और फिर इसके जीन भी जो है डिफरेंट होते हैं मुख्तलिफ लोगों में। ऐसे बीमारी को हम लोग बोलते हैं पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स। डायबिटीज जो शुगर की बीमारी, आपने देखा शुगर की बीमारी भी जो है ना जेनेटिक है। तो ऐसे डिजीज साइंटिस्ट के लिए को समझना काफी मुश्किल था, और इस प्रोजेक्ट की मदद से अभी भी इस पे 100% काम तो नहीं हुआ है ना, अभी काम तो जारी है, तो जस्ट इतना सा हुआ है। इस प्रोजेक्ट की मदद से हम ऐसे ऐसे डिजीजेस का जीन को आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर जितने भी वेरिएबल जीन इनके हैं, 1 2 है, जितने भी है वो भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। क्या होगा इससे, डिजीज हमें समझ आ जाएगी। आजकल डायबिटीज है, हमें काफ़ी मालूमात मिली हुई, लेकिन 100% जो है डायबिटीज़ का हमें वो जो केमिकल पाथवे जो हमें अभी तक मालूम नहीं, अननोन है। व्हाट इज गोइंग ऑन, अल्जाइमर डिजीज़ है, इस तरह के कि कुछ कैंसर है, वो भी हमें मालूम नहीं एग्जैक्ट क्या। तो इस प्रोजेक्ट की मदद से हम लोग एक दिन इन तमाम डिजीज़ को अंडरस्टैंड कर समझ पाएंगे, व्हाट इज गोइंग ऑन, और समझने के बाद उसका इलाज भी हमारे पास आएगा। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास वो जीन आइडेंटिफाई नहीं है, तो इलाज कैसे करेंगे। इसका तो दूसरा पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। थर्ड जो है वो हमारे पास जीन थेरापी। जीन थेरापी, एक लेक्चर इस जीन थेरापी पर बहुत जल्द आएगा। जीन थेरापी में क्या था कि बॉडी के अंदर जो जीन है, डिफेक्टिव जीन है, खराब जीन है, जिसकी वजह से बीमारी है, उस जीन को निकालेंगे, उसकी जगह सेहतमंद जीन डालेंगे। ये जीन थेरापी है बीमारी का इलाज। जीन थेरापी हम हर तरह की बीमारी पर अभी अप्लाई नहीं कर सकते, हम फंसे हुए हर जगह पर। तो अगर हमें इस प्रोजेक्ट की मदद से पता चला कि कौन कौन से डिजीज़ के पीछे कौन सा जीन इन्वॉल्व है, क्योंकि हमें भी फंसे हुए हैं, हमें तमाम के तमाम डिजीज़ का जीन अभी तक एग्जैक्टली मालूम नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में हमें तमाम के तमाम डिजीज़ का जीन का पता चल जाए, फिर जाकर हम बड़े आराम से उस जीन को निकालेंगे, उसकी जगह हेल्दी जीन रख देंगे। तो जीन थेरापी भी इससे फ़ायदा लेगी। इसके साथ ही डायग्नोसिस, बहुत सारे डिजीज़ को हम डायग्नोज तो पहचान नहीं सकते हैं, तो इस प्रोजेक्ट की मदद से हम डिजीज़ को डायग्नोज भी कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक और लिख रहा हूँ, डायग्नोसिस, तो ये भी आपका आ गया फोर्थ। एंड देन वी हैव म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब ये है कि डीएनए के अंदर जो सीक्वेंस में चेंज आता है, या क्रोमोसोम के अंदर जो चेंज आ जाता है, उसका इज म्यूटेशन। म्यूटेशन पर भी एक उर्दू में एक छोटा सा वीडियो में रिकॉर्ड कर चुका हूँ, एफएससी लेवल के लिए है। तो वो म्यूटेशन जो है उसको भी हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, पता चल जाएगा कि कहाँ पर म्यूटेशन हुई है, ये भी आ जाएगा। इसके साथ साथ फार्माकोजीनोमिक्स जो है, ये भी एक बहुत मशहूर टॉपिक है, फार्माकोजीनोमिक्स। फार्माकोजेनोमिक्स का मतलब ये है कि कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिसको आप एक दवाई देते हैं, वो दवाई उस मरीज़ पर एक तरह का असर करती है, वही दवाई जब आप दूसरे मरीज़ को देते हैं उस पर कोई दूसरे किस्म का असर करते हैं। तो ये लोग हैरान है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, एक ही तरह की दवाई 2 मरीज़ लोगों पर। तो एक शख्स का जो डीएनए है वो दूसरे शख्स के डीएनए से डिफरेंट है, इसीलिए वो दवाई जो है मुख्तलिफ लोगों पर मुख्तलिफ असर करती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फार्माकोजीनोमिक्स। तो अभी भी साइंटिस्ट परेशान है कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो शायद इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हम लोग एक दिन इस मसले को भी हल करें। तो जिन इलाके के, जिस ममालिक के लोगों पर जो दवाई असर नहीं कर रही है, तो उनके लिए हम उसके जीने के मुताबिक दवाई बना लेंगे। ठीक है। एंड देन बायोटेक्नोलॉजी, लास्ट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हमने बहुत सारे मज़े किए, ठीक है, बहुत सारे
फ़ायदे, बहुत सारा पैसा हमने ले लिया बायोटेक्नोलॉजी, लेकिन अभी बहुत सारे जगहों पर परेशान है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, हमें अभी भी वहाँ से कोई प्रॉपर जो है फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो एक दिन इसी प्रोजेक्ट की मदद से हम बायोटेक्नोलॉजी मज़ीद तरक्की करेंगे। अब आते हैं इसकी एथिक्स के ऊपर। मैंने कहा था इसके ख़तरे भी हैं। इतना सारा मालूमात जब आप एक खुफिया डेटा जो है आप फाइंड करने जा रहे हैं, आप लाइफ के सीक्रेट को खोल रहे हैं, इससे क्या होगा फ्यूचर में? कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं। मतलब मैं आपको एक दो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि भाई एक बंदा है, उसको पता चला तमाम के तमाम इंसानों के बारे में आपको पता चला कि यार इस इंसान का, हर इंसान अपना सीक्वेंस कर सकता है कि भाई मेरा सीक्वेंस करो, मेरे अंदर कौन कौन सी जीन है। बोलेंगे यार तुम्हारे अंदर ये फलाना जीन है, वो थोड़ा सा बैड जीन गुड जीन वाली जो बात है ना, बैड जीन गुड जीन, अच्छे क्वालिटी वाले जीन बुरे क्वालिटी वाले जीन, तुम्हारे अंदर ये वो है। उसको लोग किस तरह से ट्रीट करेंगे बताएं, तुम्हारे अंदर तो ये वाला जीन है। तो आज देखो हम लोग एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, हमें पता नहीं किसके अंदर कौन सी जीन है, हमारे अंदर कौन सी जीन है। अगर ये सीक्रेट खुल गया तो ये बहुत मसला होगा। जिनके अंदर थोड़ी सी ऐसे क्वालिटी वाले जीन होंगे, उसको किस तरह से ट्रीट कर दिया जाएगा, अल्लाह नोस। ये मसले और मसाइल इसके साथ भी होंगे, और साथ साथ इससे गलत तरीके से इस्तेमाल भी किया जा सकता है। मतलब अगर पता चल गया कि इंसान के अंदर ये जीन है, अगर हमने उसको म्यूटेट कर दिया इस तरीके से, तो इसको ये लगेगा, उसको वो लगेगा, इंसान पर ये काम करो, इंसान पर वो काम करो, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसीलिए इनको एक कंट्रोल माहौल में अगर लिया जाए तो उससे फ़ायदे भी मिल सकते हैं, डिजीज़ का इलाज भी हो सकता है, लेकिन इसको गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं, हो सकता है वो लोग बायोटेक्नोलॉजी में तरक्की करें कि किसी दिन ये लोग बायोटेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, तो उसे मेरी बात याद आएगी कि हम एहतियात करेंगे, इंसानों के फ़ायदे के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, इंसानों के अगेंस्ट इसको यूज़ नहीं करेंगे। इसके साथ ही लेक्चर यहाँ पर आके ख़त्म हुआ। इस मज़ेदार से लेक्चर का और लेंथी लेक्चर का आपने एंजॉय किया होगा, हम अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।